नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद पीसीएस एकेडमी में। बिहार की सीरीज चल रही है और बिहार की सीरीज को देखते हुए हम सर्वप्रथम प्राचीन बिहार का इतिहास देख रहे हैं। और उस क्रम में देखें तो आज का जो वीडियो है, आज का क्लास है, वो सबसे अंतिम क्लास है प्राचीन बिहार को लेकर। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया, जैसे हमने सबसे पहली क्लास में क्या देखा था, बिहार का सामान्य ज्ञान, उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ थी सारे आप लोगों के सामने लेकर आए। उसके बाद हमने क्या देखा, पाषाण काल देखा। पाषाण काल के बाद हमने वैदिक काल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बिहार में नहीं था इसलिए हमने वहाँ पर नहीं किया, वैदिक काल देखा। ठीक है, उसके बाद हमने महाजनपद काल देखा, मौर्य काल देखा, उसके बाद हमने बौद्ध धर्म देखा, जैन धर्म देखा। आज के क्लास में हम मौर्योत्तर बिहार करने वाले हैं। टाइटल डाल लीजिएगा मौर्योत्तर बिहार। यानी कि मौर्य काल के बाद बिहार में क्या स्थिति होती है, बिहार का इतिहास क्या है, यहाँ से संबंधित क्या क्या ऐसे प्रश्न हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। मौर्य काल हमने अंतिम किया था और मौर्य काल का पतन हमने देखा था। मौर्य काल का पतन अगर देखें तो सबसे अंतिम शासक, पहले देख लेते हैं मौर्य काल का पतन के बाद क्या स्थिति थी। मौर्य काल का पतन जब हो जाता है तब भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है। एक होता है केंद्रीकरण, दो शब्द देखें तो पहला केंद्रीकरण और दूसरा विकेंद्रीकरण, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों को एक केंद्र के अंतर्गत लेके आना केंद्रीकरण कहलाता है। जबकि एक केंद्र के रूप में बहुत सारे साम्राज्य स्थापित हैं, वो फिर धीरे धीरे टूटने फूटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, वैसे सिचुएशन को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो अगर देखें मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो पतन के बाद जो भारत की स्थिति थी कैसी थी, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहां पर देखने को मिलती है। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति उभर जाती है, उभर कर सामने आती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ठीक है, अलग अलग जो भी क्षेत्र थे, अलग अलग वंशों के द्वारा अलग अलग राज्य यहां पर स्थापित किया जाने लगा। जैसे अगर देखें तो मगध और बिहार का जो क्षेत्र था, यहां पर कौन थे, शुंग एवं कर्ण वंश। शुंग एवं कर्ण वंश, ठीक है, मगध और बिहार वाले क्षेत्र पर शुंग और कर्ण वंश का स्थापना हुआ। जबकि पश्चिमोत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर और मध्य भारत की बात करें तो वहां पर कुषाण वंशों ने अपना वंश का स्थापना किया। दक्कन क्षेत्र में देखें तो वहां पर सातवाहन, कौन से, आंध्रा वाले जो सातवाहन थे वो अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। पश्चिमी भारत में बात करें, ठीक है, पश्चिमी भारत में बात करें तो शक, ठीक है, शक लोग पश्चिमी भारत में अपना शासन स्थापित करते हैं। उड़ीसा वाले क्षेत्र की बात करें तो यहां पर चैत्र वंश ने अपना शासन स्थापित किया। तो ऐसे देखें तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में, जो मौर्य काल के अंतर्गत अशोक के समय काल तक जो एक केंद्रीकृत रूप में, एक बड़े रूप में देखने को मिलता है, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात ये बहुत सारे क्षेत्रों में ये विभाजित हो जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित करके वहां पर अपना अपना शासन किया। इन सभी वंशों ने किसी न किसी रूप में मगध एवं बिहार के इतिहास को प्रभावित किया है, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में रहे हों। ठीक है, तो आशा करता हूं पृष्ठभूमि आप लोगों को समझ में आई होगी कि कैसे कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, चलिए यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश, क्योंकि बिहार का इतिहास कर रहे हैं, बिहार के इतिहास से संबंधित और इसके इतिहास को प्रभावित करने वाले जितने भी घटनाएं हैं, शासक हैं, उन सबको हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइटल डालिएगा शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश कर रहे हैं। शुंग वंश की अगर स्थापना की बात करें तो कब होती है, 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यहां पर स्थापना होता है। ठीक है, कैसे होता है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक कौन था, वृहद्रथ। ठीक है, वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसी की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की जाती है। और इसकी जो जानकारी मिलती है, कहां से मिलती है, जानकारी की बात करें तो धनदेव का जो अयोध्या लेख है वहां से मिलती है। वेशनगर में, वेशनगर कहां है, इसे विदिशा कहते हैं, मध्य प्रदेश में है, वहां पर एक गरुड़ स्तंभ लेख है, वहां से भी इस बात की प्राप्ति मिलती है, इस बात की सूचना मिलती है। उसके बाद कालिदास की जो मालविकाग्नि मित्रम है, वहां से भी इसकी सूचना मिलती है। पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य है, महाभाष्य से भी इसकी सूचना मिलती है कि 185 ईसा पूर्व में
पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे देखें तो पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य में अपना अधिकार जमाया और जमाने के साथ ही एक और जहां यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, ठीक है, जब शासन स्थापित किया तो एक और जहां यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति व्यवस्था स्थापित किया और शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ ही वैदिक धर्म एवं जो भी वैदिक धर्म से संबंधित आदर्श थे उन सभी को यहां पर पुनः स्थापित किया जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर स्थापना किया तो क्या हुआ इससे कि एक तरफ तो यवनों से देश की रक्षा की और साथ ही यहाँ पर पुनः वैदिक धर्म एवं उसके आदर्शों को स्थापित करता है, शांति व्यवस्था स्थापित करता है। इसी कारण से इसे वैदिक काल में क्या कहा जाता है, मतलब इसके समय काल को क्या कहा जाता है, वैदिक पुनर्जागरण का काल। तो प्रश्न के रूप में यह भी पूछा जा सकता है कि वैदिक पुनर्जागरण का काल बिहार के इतिहास में किसके अंतर्गत माना जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, क्योंकि यहां पर वैदिक काल से संबंधित उनके आदर्शों से संबंधित पुनः यहां पर स्थापित किया जाता है, स्थापना किया जाता है, इसलिए वैदिक पुनर्जागरण का काल भी पुष्यमित्र शुंग के काल को कहा जाता है। इसके बाद इसके द्वारा दो युद्ध लड़े गए विदर्भ एवं यवनों के साथ, एक युद्ध विदर्भ के साथ और दूसरा यवनों के साथ, और दोनों ही युद्ध में ये विजयी होता है, दोनों ही युद्ध में इसे विजय की प्राप्ति होती है। क्लियर है? सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इसकी मृत्यु हो जाती है पुष्यमित्र शुंग की, जब मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र कौन होता है, अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग जो लगभग 8 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है, तो अगला अग्निमित्र शुंग यहाँ पर राजा बनता है जो लगभग 8 वर्षों तक यहाँ पर शासन करता है। कब तक 8 वर्षों की बात करें तो अवधि है 140 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 140 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम में जो हीरो की बात की गई है, नायक की बात की गई है, वो कौन है, यही है अग्निमित्र शुंग। तो कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसका नायक कौन है, अग्निमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक यहां पर होता है देवभूति। ठीक है, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, देवभूति जिसकी हत्या कर दी जाती है वसुमित्र के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, वसुमित्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और शुंग वंश के साम्राज्य, ठीक है, वसुमित्र के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसके साम्राज्य के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, शुंग वंश की साम्राज्य की बात करें तो नोट कीजिएगा, उत्तर में हिमालय तक, ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक। ठीक है, शुंग वंश के साम्राज्य के बारे में बात करें तो उत्तर में कहां, हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, इधर बात करें पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। शासन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी हुआ करता था। इस समय में देखें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, सबसे छोटी इकाई गांव थी प्रशासन के स्तर पर। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया गया था, लेकिन जो सांची और भारहुत, ठीक है, सांची भारहुत और एक बोध गया, ठीक है, सांची भारहुत और बोध गया के जो स्तूप है उन स्तूपों को इसके द्वारा भव्य बनवाया जाता है, ऐसा बात यहाँ पर कहा गया है। शुंग वंश के शासन काल में अगर देखें तो जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको निष्क कहा जाता था। ये लिख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। शुंग वंश के शासन काल में जो स्वर्ण मुद्रा था उसको क्या कहा जाता था, निष्क, दिनार, सुवर्ण, स्वर्ण मासिक, ये सारे नाम थे जो क्या थे, स्वर्ण मुद्रा थे शुंग वंश के शासन काल में। तांबे के जो सिक्के थे उसे कारसार्पण कहा जाता था, कारसार्पण। ठीक है, तांबे के जो सिक्के थे उसे कारसार्पण कहते थे। चांदी के सिक्कों की बात करें तो चांदी को सिक्कों को पुराण अथवा धारण कहते थे, पुराण या धारण।
ठीक है, पुराण अथवा धारण कहते हैं, ऐसा शब्द उल्लेख मिलता है चांदी के सिक्कों के लिए। इस समय के अगर समाज देखें तो समाज में भागवत धर्म का उदय हुआ, संस्कृत के पुनरुत्थान हुआ, जिसमें महर्षि पतंजलि थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है और इनके द्वारा महाभाष्य लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो भागवत धर्म का उदय हुआ, इन्हीं के समय काल में संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ, महर्षि पतंजलि का इसमें मुख्य भूमिका रहता है, मुख्य योगदान रहता है और इनके द्वारा महाभाष्य यहाँ पर लिखा जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए शुंग कालीन जो वास्तुशिल्प है उनका भी, शुंग काल में जो वास्तुशिल्प है उनका भी बहुत सारे नमूने प्राप्त होते हैं और ये जो बोध गया का क्षेत्र है, बोध गया के क्षेत्र से ये सारे नमूने प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहां से देखें तो बोध गया के एक विशाल मंदिर है। ठीक है, बोध गया में एक विशाल मंदिर है जिसके चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिलती है और इसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था ऐसा माना जाता है। तो इससे संबंधित इतनी सारी बातें थी। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिलती है, यानी कि वेदिका बनाया गया है पत्थरों का और इसका निर्माण जो है वो शुंग काल में हुआ ऐसा माना जाता है। क्लियर है। हमने देख लिया शुंग काल से संबंधित जितनी सारी बातें थी जहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब आते हैं हम कणवंश पर। कणवंश देखें तो महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कम समय काल के लिए रहते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, चलिए अगला टाइटल डालिए कणवंश। कणवंश, चलिए देखते हैं इसमें शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था। हमने अभी देखा देवभूति, और देवभूति की हत्या किसके द्वारा की जाती है, वासुमित्र के द्वारा। और वासुमित्र क्या था, इसका अमात्य था। ठीक है, तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या उसके अमात्य वासुमित्र के द्वारा किया जाता है और हत्या के पश्चात यहाँ पर नए वंश की स्थापना की जाती है जिसे कण वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या उसी के अमात्य जिसका नाम था वसुमित्र, उसके द्वारा करके नए राजवंश की स्थापना की जाती है जिसे कण वंश के नाम से जाना जाता है। ये भी जैसे शुंग वंश ब्राह्मण थे वैसे ही ये भी ब्राह्मण थे। वसुमित्र ने कुल अगर बात करें तो 9 वर्षों तक इसके द्वारा शासन किया जाता है और उसके बाद जो शासक आते हैं उसमें भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा, ये महत्वपूर्ण है। इन लोगों ने भी यहाँ पर शासन किया। सुशर्मा की बात करें तो यह इस वंश का सबसे आखिरी शासक था और जिसकी हत्या, इसकी भी हत्या हो जाती है और इसकी हत्या आंध्र जातीय भृत्य सिमुक के द्वारा की जाती है। ठीक है, आंध्र जात का जो था भृत्य सिमुक, उसके द्वारा अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है। सुशर्मा के मृत्यु के साथ ही जो कण वंश था, कण राजवंश, इसका समाप्ति हो जाता है। तो कण वंश से देखें तो महत्वपूर्ण ज्यादा है नहीं, बस इतना चीज फिर से रिपीट करता हूं, एक बार सुन लीजिएगा। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था कौन, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, उसकी हत्या उसी के अमात्य वसुमित्र के द्वारा करके एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है जिसे कण वंश के नाम से जाना गया। ये भी ब्राह्मण थे। वसुमित्र की बात करें तो ये लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद यहाँ पर शासकों के रूप में भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा आए, इन्होंने भी शासन किया। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या भृत्य सिमुक के द्वारा कर दी जाती है और सुशर्मा के मृत्यु के साथ ही कण वंश, कण राजवंश की समाप्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला टाइटल डालिए यहाँ पर, कुषाण वंश कर लेते हैं। कुषाण वंश, चलिए कुषाण वंश की बात करें तो आप सभी को पता होगा, कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं अलग अलग आयोगों द्वारा। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस के द्वारा की गई। लिखते हुए चलेंगे, कुजुल कडफिसस के द्वारा। ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना
कुजुल कडफिसस के द्वारा की गई। लेकिन इस वंश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक की बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कनिष्क। सबको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो स्थापना कुजुल कडफिसस के द्वारा और सबसे महत्वपूर्ण शासक इसमें कनिष्क होता है। इसकी समय काल देखें तो 75 ईस्वी में ये शासक बनता है। कब बनता है? 75 ईस्वी में ये शासक बनता है और इसने अपनी राजधानी कश्मीर रखी जिसका नाम था कनिष्कपुर, ठीक है। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी? कनिष्कपुर कश्मीर में, अथवा इसी को पुरुषपुर, ठीक है, पुरुषपुर में स्थापित थी। तो देखें तो इसे पुरुषपुर हो या फिर कनिष्कपुर हो, दोनों ही सेम है। तो कब बना ये? 75 ईसा पूर्व में शासक बनता है, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी कनिष्कपुर जो कश्मीर में है वहां पर स्थापित की। कनिष्क ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में मगध तक के जो क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों को भी जीत लिया और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो थे, कौन? अश्वघोष। अश्वघोष को पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी पुरुषपुर लेके गया, ठीक है। पीछे हमने क्या देखा था कि इतिहास में, बिहार के इतिहास में 2 वंश थे, वो हमने देख लिया। लेकिन बाकी जो वंश है जो बिहार के इतिहास को प्रभावित करते हैं उनके बारे में भी जानना है, इसलिए कुषाण वंश हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस के द्वारा की जाती है। लेकिन इसका महत्वपूर्ण सबसे शासक इसमें कनिष्क होता है जो 75 ईसा पूर्व में शासक बनता है, जो अपनी राजधानी कहाँ रखता है? कनिष्कपुर। इसने साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया और विस्तार के क्रम में मगध तक के जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को भी इसके द्वारा जीता जाता है। और फिर पाटलिपुत्र में जो महान विद्वान होते हैं, बौद्ध विद्वान, कौन? अश्वघोष। अश्वघोष को ये अपनी राजधानी पुरुषपुर लेकर जाता है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अश्वघोष ने ही कनिष्क द्वारा आयोजित जो हमने बौद्ध संगति में देखा था, चौथा बौद्ध संगति, उसकी अध्यक्षता अश्वघोष के द्वारा की गई थी, हमने वहां पर देखा था, ठीक है। तो कनिष्क के द्वारा इनको लेके जाया जाता है और चौथी बौद्ध संगति होती है, और कहाँ? जम्मू में, हमने वो भी देखा था, ठीक है। कुषाण कालीन जो भी पुरातात्विक जो अवशेष मिलते हैं वो सारे बिहार के कई स्थानों से भी मिले हैं और इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कुषाण वंश है वो बिहार तक फैला हुआ था। आगे देखें तो इनके पतन की बात करें तो कुषाणों के पतन के बाद वैशाली के जो लिच्छवी थे इन लोगों ने मगध पर शासन किया, लेकिन इतिहासकार जो है इस मत से सहमत नहीं है, ठीक है। कई इतिहासकार बोलते हैं कि कुषाणों का जब पतन हो जाता है तो वैशाली के जो लिच्छवी हैं, लिच्छवियों ने मगध क्षेत्र पर क्या किया? शासन किया, लेकिन कई इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कुषाण वंश के पतन के बाद जो मगध क्षेत्र था, मगध क्षेत्र में शकमुरुंड का शासन स्थापित हो गया। कुछ इतिहासकार ऐसा यहां पर बोलते हैं। तो मौर्य काल में देखें तो मौर्य काल से संबंधित इतनी सारी बातें थी जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया, ठीक है। चलिए, मौर्योत्तर काल से संबंधित जितनी बातें थी महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सारे आप लोगों के सामने लेकर आए। चलिए इसको आखिरी ना करके गुप्त काल में बिहार क्या होता है उसके लिए अगला क्लास लेते हैं। तो अगले क्लास में हम पुनः मिलते हैं जिसमें हम गुप्तकालीन बिहार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। उस समय काल में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें देखेंगे। तत्पश्चात हमारा प्राचीन बिहार का इतिहास समाप्त होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।